नमस्कार। चीन से चौंकाने वाली दो खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पहली खबर, अमेरिकी रिपोर्ट जिसमें भारत को चीन से संभावित हमले को लेकर अलर्ट किया गया है। सवाल है कि किन परिस्थितियों में चीन भारत पर हमला करेगा। अमेरिका की सैन्य खुफिया रिपोर्ट क्या कहती है? टू फ्रंट वार की आशंका है या महज कयासबाजी? दूसरी खबर है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गंभीर रूप से बीमारी। यह बीमारी क्या है, हम आपको इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। आपको बता दें कि अमेरिका के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शी जिनपिंग गंभीर बीमारी सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं, जो दिमाग में खून ले जाने वाली नसों में बीमारी होती है जिसमें खून जमता है, और वह उसका इलाज चीनी दवाओं से करवा रहे हैं, पारंपरिक चीनी मेडिसिन ले रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शी जिनपिंग पिछले 2 हफ्तों से वैश्विक मंच से गायब रहे हैं। न कोई बयान आया, न कोई सार्वजनिक उपस्थिति। हालांकि चीन की सरकार या आधिकारिक मीडिया ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। उनके सार्वजनिक कार्यक्रम में कुछ समय के लिए अनुपस्थिति ने इन अटकलों को और हवा दी है, जैसा कि इससे पहले 2022 में भी हो चुका है। यह भी माना जा रहा है कि वे ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से भी अनुपस्थित रह सकते हैं। चीन में नेताओं के अचानक गायब होने और फिर प्रकट होने का इतिहास रहा है, जिसमें अक्सर राजनीतिक उठापटक या आंतरिक समायोजन शामिल होते हैं। अमेरिकी रक्षा और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स में भारत चीन सीमा विवाद को लेकर जो विश्लेषण प्रस्तुत किए गए हैं वह भारत के कान खड़े कर दे रहे हैं। रिपोर्ट की समीक्षा और चीन के हमले की आशंका की यथार्थवादी आकलन बेहद जरूरी है, जिसे लेकर हम आज हाजिर हैं। आपको बता दें कि चीन ने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैलामी स्लाइसिंग यानी धीरे धीरे सीमा बदलने की रणनीति अपनाई है। इसके लिए चीन सीमित सहयोग और रणनीतिक प्रतिद्वंदिता की नीति को लेकर आगे बढ़ रहा है। साल 2022-23 के बीच PLA ने यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की आर्मी कही जाती है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर और लद्दाख में डेप्सोंग डेमचोक में नए ठिकाने बना लिए। चीन ने LAC के अपने हिस्से पर 65 से ज़्यादा नई सीमा चौकियां, नियांगची होतान में 3 नए एयरबेस और सीमा पर सड़कों का नेटवर्क खड़ा कर दिया। रिपोर्ट में भारत के लिए चेतावनी है। भारत चीन सीमा पर चीनी सेना लिबरेशन पीपुल्स आर्मी की स्थायी तैनाती, जिसमें कम से कम 50 से 60 हजार सैनिक है, भारत को लंबे समय तक सैन्य दबाव में बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि चीन भारत को रणनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है और LAC पर घुसपैठ अड़चनों से उसे क्षेत्रीय दबदबा स्थापित करने का मौका मिलता है। CPEC ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा के नाम पर PLA की पाकिस्तान में मौजूदगी और बढ़ सकती है। CIA के पूर्व प्रमुख विलियम बर्न्स का 2023 में आकलन रहा कि चीन 2027 तक ताइवान पर दबाव बेहद बढ़ा देगा, लेकिन भारत के साथ लिमिटेड वॉर यानी सीमित युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट में साफ है कि भारत पर चीन का तभी हमला करेगा जब चीन को लगे कि भारत अमेरिका ताइवान के साथ सैन्य गठजोड़ कर रहा है। दूसरी संभावना तब बनती है जब भारत अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर LAC को वास्तविक नियंत्रण रेखा से आगे ढकेल रहा हो। अमेरिका यूक्रेन मध्य पूर्व में उलझा हो या ताइवान संकट चरम पर हो, तो भी चीन भारत के खिलाफ सीमित युद्ध छेड़ सकता है। 1962 की तरह त्वरित हमले और सीमित युद्ध को सीमा पर कब्जा करना और फिर वार्ता के लिए दबाव बनाना, जैसे गौलान घाटी 2020 में झड़पों का साक्षी बना और यह एक युद्ध में बदल गया था। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA इस रिपोर्ट में भारत को आगाह किया गया कि विपरीत परिस्थितियों में चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ आकर भारत पर हमला कर सकते हैं। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में
भारत के लिए टू फ्रंट वॉर यानी चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ युद्ध के खतरे का उल्लेख किया गया है। डीआईए का आकलन है कि इसे समझने के लिए एक आपको विस्तृत विश्लेषण समझाना जरूरी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी डीआईए की चिंता के मुख्य आधार भारत की भौगोलिक स्थिति है। भारत असल में चीन और पाकिस्तान के साथ, जिसकी भारत की सीमा चीन के साथ उत्तर और पूर्व में लगी हुई है, पाकिस्तान के साथ पश्चिम में लगी हुई है, लंबी सीमाएं साझा करता है, जहां पहले से ही तनाव मौजूद है। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965, 1971, 1999 में भारत पाकिस्तान युद्ध के अनुभव भी भारत के लिए चेतावनी का काम कर रहे हैं। 2020 में गौलान घाटी संघर्ष जो चीन के साथ हुआ, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के साथ हुआ, जैसी हाल की घटनाएं भी चीन के खतरे की आशंका को बल देती हैं। सैन्य गठजोड़ की बात करें तो चीन पाकिस्तान का रणनीतिक साझेदारी जैसे सीपीईसी हथियारों की आपूर्ति भी भारत को अलर्ट करते हैं। सीपीईसी के तहत चीनी सैन्य ठिकाने पाकिस्तानी कश्मीर में यानी पीओके में बनने की आशंका है, जो हालात को और नासाज बना देते हैं। एक साथ चीन और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वॉर की आशंका आज के हालात में सच्चाई दिखती है। भारतीय सेना ने 2017 से टू फ्रंट वॉर डॉक्ट्रिन पर काम करना शुरू कर दिया था, यानी आज से 8 साल पहले से ही भारत तैयार है टू फ्रंट वॉर लड़ाई को झेलने के लिए। साल 2021 में तत्कालीन सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा था कि भारत एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ने में सक्षम है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल नारवणे ने भी कहा कि चीन 2029 से 2032 के बीच सीमित युद्ध छेड़ सकता है। अमेरिकी रणनीतिकार रॉबर्ट कपलान ने भी कहा कि चीन भारत को नीचा दिखाने के लिए छोटे पैमाने पर हमला करेगा, लेकिन पूर्ण युद्ध नहीं शुरू करेगा। चीन और पाकिस्तान का संयुक्त हमला अभी एक सैद्धांतिक और वैचारिक परिदृश्य में देखा जा रहा है, लेकिन भारत को दोनों मोर्चों पर अलर्ट रहना है। चीन की नीति दबाव बनाए रखो और युद्ध से बचो की है, जबकि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर के जरिए भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि चीन ताइवान और दक्षिण चीन सागर पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। चीन की मजबूरी है ताइवान और दक्षिण चीन सागर पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। भारत के साथ पूर्ण युद्ध उसकी अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम भरा होगा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मुद्रास्फीति 30% तक हो चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम है। बड़े युद्ध की स्थिति में उसकी सैन्य क्षमता संदिग्ध दिखती है, हालांकि बाहरी मदद हालात बदल सकती है। इसके अलावा भारत, चीन, पाकिस्तान तीनों देशों के पास परमाणु हथियार है, जो पारंपरिक युद्ध को एस्केलेशन से रोकते हैं। यहाँ तक कि भारत की सैन्य रणनीतियाँ जैसे नए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो 2023 में शुरू हुआ, से पाकिस्तान और चीन सीमा पर दोनों मोर्चों पर त्वरित प्रक्रिया की क्षमता बढ़ी है। भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सड़कें, डीएसडीबीओ हाईवे, पश्चिमी सेक्टर के न्योमा में नए एयरबेस से हिमालय में भारत को जबरदस्त रणनीतिक ताकत मिली है, जो टू फ्रंट वॉर की आशंका को कमजोर कर देता है। इसके अलावा लीनियर ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LOAC लीनियर ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेंसर और ड्रोन निगरानी ने सैन्य संतुलन बरकरार रखा है, लेकिन कुछ रणनीतिक कमियां भी हैं। जैसे सेना का 60% हिस्सा पाकिस्तानी सीमा पर तैनात है, वहीं चीन के खिलाफ अधिक तकनीकी युद्ध की जरूरत होगी। पेंटागन की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में संसाधनों और बजट की कमी के बावजूद दोनों मोर्चों पर लड़ सकता है, लेकिन यह युद्ध लंबे समय तक भारत नहीं लड़ पाएगा। जनरल HS पनाग मानते हैं कि चीन और पाकिस्तान का एक साथ हमला संभव नहीं है, क्योंकि दोनों के हित अलग अलग हैं। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिकी खुफिया एजेंसी की बात करें तो उसका आकलन है कि रणनीतिक आशंकाओं पर युद्ध आधारित होगा, लेकिन यह भारत की सैन्य तैयारी और परमाणु निवारक क्षमता को कम करके आंकता है।
चीन के दबाव का मुकाबला करने के लिए भारत को सैन्य तैयारियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक ताकत बनने के उपायों पर काम करने की जरूरत है। देश में उत्पादन से जुड़ी पीएलआई स्कीम को प्रोत्साहन देने और मजबूत करना, विशेषकर सेमीकंडक्टर और लिथियम उत्पादन में। इसके अलावा भारत यूरोप, रूस के साथ व्यापार बढ़ाकर चीन पर निर्भरता घटा सकता है। क्वाड को मजबूत करना भारत की रणनीति का हिस्सा होगा, लेकिन एससीओ और रिक यानी रसिया, इंडिया, चाइना में भी सक्रियता बनाकर रखनी होगी। भारत को अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी चीन को प्रतिस्पर्धी निवेश देना होगा। जानकारों की माने तो चीन अगले 5 से 10 सालों में दबाव की रणनीति नहीं छोड़ेगा, लेकिन भारत के पास इसे संतुलित करने के संसाधन मौजूद हैं। चीन से निपटने के लिए भारत को नेत्रहीन विश्वास यानी ट्रस्ट बट वेरीफाई यानी भरोसा करिए लेकिन उसको बार बार वेरीफाई करते रहिए, यही नीति अपनाकर भारत इस युद्ध से बच सकता है। जैसा बिस्मार्क ने कहा था, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। युद्ध नहीं, टकराव नहीं, लेकिन कोई समझौता भी नहीं। यही भारत का लक्ष्य होना चाहिए। भारत को अपनी सुरक्षा को लेकर सजग तो रहना है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो चीनी सरकार और चीनी लोगों में दोबारा भरोसा पैदा कर देती हैं। लेकिन यह सब शांति काल के लिए ही सही माना जा सकता है। आपको बता दें कि 2018 में चीन के यूनान प्रांत में एक दूरस्थ गांव रोंगशुआन की है, जहां स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना के जवानों की जान बचाई थी। जनवरी 2018 में भारतीय सेना के 5 जवान जो सिक्किम से सटे भारत चीन सीमा पर तैनात थे, हिमस्खलन में फंस गए। वे चीन की ओर बहाव में बह गए और यूनान प्रांत की रोंगशुआन गांव के पास पहुंचे, जहां तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे था। स्थानीय लिसू और तिब्बती समुदाय के लोगों ने जवानों को बर्फ से ढके और बर्फ में धंसे हुए हालत में देखा। उन्होंने तुरंत जवानों को अपने घरों में शरण दी, गर्म कपड़े, भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान की। चीनी सीमा प्रहरियों ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद जवानों को भारतीय सेना को सुरक्षित सौंप दिया गया। भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर चीनी नागरिकों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। चीन की सरकारी मीडिया ने भी इस घटना को मानवीय सौहार्द के रूप में छापा। भारत चीन के बीच डोकलाम विवाद जो 2017 के बाद तनाव उठा था, स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीयता से उठकर मदद की। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कम चर्चित में रही, क्योंकि संवेदनशील सीमा मुद्दों पर सकारात्मक खबरों को कम प्राथमिकता दी जाती है। हिमालयी क्षेत्र के गांव में आपदा में सहयोग की पुरानी परंपरा है, चाहे वह किसी भी देश की हो। यह घटना भारत चीन जनता के बीच सद्भावना का उदाहरण है, जो राजनीतिक विवादों से अलग हटकर है। ऐसे प्रसंगों को साझा करना जरूरी है, जो खबरों को हाईलाइट करने से दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट और शांति पैदा करते हैं। आपको बता दें कि रोंगशुआन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बर्फीले पहाड़ों ने हमें अलग कर दिया हो, लेकिन मानवता ने हमें जोड़े रखा है। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट का भी मानना है कि दोनों देश आर्थिक विकास को प्राथमिकता देंगे। युद्ध से चीन की वैश्विक छवि धूमिल होगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि हम संतुलन चाहते हैं, लेकिन सीमा पर शांति बिना समझौते के नहीं हो सकती है। यह कड़वा सच है। यही एक बड़ा सवाल है। चीन की भारत संबंधी रणनीति को हम 4 स्तंभों में समझ सकते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन दबाव बनाए रखता है। चीन की पॉलिसी सलामी स्लाइसिंग यानी धीरे धीरे सीमा पर कब्जा करने और भारत को पीछे ढकेलने की है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर दावा करके और साउथ तिब्बत का नैरेटिव बनाकर भारतीय क्षेत्र को विवादित करने की कोशिश की है, जिसके जरिए वह दबाव बना रहा है। पाकिस्तान को सैन्य आर्थिक समर्थन देकर भारत को आर्थिक विश्व शक्ति बनने से रोकना भी चीन की एक चाल है। सीपीईसी के जरिए पाकिस्तान को 62 बिलियन का निवेश करके चीन असल में भारत को 2 मोर्चों पर फंसाना चाहता है। चीन की कोशिश पाकिस्तान के बहाने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरना है। चीन एनएसजी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है। पाकिस्तान के जरिए कश्मीर मुद्दे को यूएन में उठाकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भी डालना चाहता है।
चौथा मुद्दा है चीन की कोशिश भारत को आर्थिक तौर पर अपने ऊपर निर्भर बनाना है। मौजूदा हालात में चीन से भारत का 117 बिलियन का आयात 19 बिलियन निर्यात से कहीं बहुत अधिक है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंजू सेठ जी, पूर्व राजनयिक हैं, कर्नल दिनेश सिंह, रक्षा विशेषज्ञ। मंजू सेठ जी, पहला सवाल आप ही से। रिपोर्ट से साफ है कि चीन किसी भी हालत में भारत के साथ अपना मतभेद समाप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि आंतरिक राजनीति में भी चीन की मजबूरी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मजबूत निकता दिखाने के लिए विदेशी संघर्षों का होना जरूरी है। इस बात में आप कितना दम देखती हैं मंजू जी? बिल्कुल, ये चीन का तो रवैया है कि वो बिल्कुल इंडिया को, भारत को बार बार हर एक किसी न किसी मुद्दे पे इंडिया को नील करता रहता है और बिल्कुल एलओसी और को बिल्कुल काम नहीं होने देता। वहाँ पे बिल्कुल कभी कहीं कभी जैसे आपने कहा अरुणाचल प्रदेश में नया नाम रख दिया और कहा ये हमारा हिस्सा है। अब दलाई लामा को लेकर भी शुरू कर दिया उन्होंने। दलाई लामा जी ने जो अपना सक्सेसर नेम किया उस पर भी वो कुछ ना कुछ लेके अपने कर रहे हैं। और साथ में हम देख रहे हैं कि हम जो हमें अपना भारत को जो अपना इंटरेस्ट है वो देखना जरूरी है। और साथ में हमें मंजू जी, जो बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि शी जिनपिंग की बीमारी की खबरें अमेरिका के अखबारों में, मैगजीन में आ रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, अगर इतिहास को देखा जाए तो ये नेता तभी पर्दे के पीछे रहते हैं जब या तो वास्तव में वह बीमार हो या कोई रणनीतिक रूप से बड़ा कदम उठाने जा रहे हो। भारत के लिए यह खतरे की घंटी है जी। नहीं, खतरे की घंटी तो मुझे नहीं लगता अभी, क्योंकि अभी ही जब हमने देखा पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ उसमें चीन ने सपोर्ट किया लेकिन डायरेक्टली वो एंटर नहीं किए। उन्होंने उनको एमिनेशन सब कुछ दिया है और हो सकता है जो स्पेकुलेशन है उसमें कुछ सच हो, क्योंकि वो ब्रिक्स समिट में नहीं जा रहे हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो हो सकता है बीमार हो या कोई वहाँ पे कह रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो पोजीशन है कम्युनिस्ट पार्टी में उसको भी कोई लोग चैलेंज कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है भारत का सवाल है, भारत चीन का सवाल है, एक बड़ी लड़ाई होने की मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो ट्रेड डेफिसिट जो है, वो जो ट्रेड बैलेंस जो है वो चीन के फेवर में है। तो वो ये हमारी रिपोर्ट में भी क्लियर है मंजू जी कि चीन बड़ा युद्ध या पूरी तरीके का युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन वह लिमिटेड वॉर के जरिए भारत को ढकेलना चाहता है। चीन वास्तव में भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोस्ती नहीं चाहता है, बल्कि रणनीतिक हितों पर चलता है और भारत के ऊपर एक दबाव वह लगातार बनाए रखना चाहता है। ऐसी स्थिति में भारत के पास क्या उपाय हैं मंजू जी? भारत के पास सिर्फ बहुत कम उपाय हैं एक्सेप्ट टू एंगेज विद देम। और ये जो हमारा इकोनॉमिक जो इम्बैलेंस है, ट्रेड इम्बैलेंस है, उसको टैकल करना बहुत जरूरी है। और जो हमारे सप्लाई चेन्स हैं, जो वहाँ से सारा क्रिटिकल मिनरल्स पे जिसने उन्होंने रोक लगा दी, और ये भी एक वॉरफेयर है जो उन्होंने सब चीजें रोक दी हैं, निर्यात रोक दिया क्रिटिकल मिनरल्स का, क्रिटिकल आइटम्स का जो हमारी इंडस्ट्री को चाहिए। तो ये भी एक वॉरफेयर का तरीका है और वो बिल्कुल हमें इसको काउंटर करना पड़ेगा। हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज आने पड़ेंगे और अपनी जितनी इंडस्ट्री है उसको भी एक डाइवर्सिफाई कराना पड़ेगा अवे फ्रॉम चाइना। जो हमारी डिपेंडेंसीज हैं चाइना पे, उसको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। तब तक ये ऐसा ही चलता जाएगा, मेरा मानना है। कर्नल दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। पाकिस्तान का इस्तेमाल करके चीन सीपीईसी के जरिए हिंद महासागर तक पहुंचना चाहता है। सवाल ये है कि बिना दबाव बनाए चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, लेकिन भारत क्या टू फ्रंट वार के लिए पूरी तरीके से तैयार है? चूंकि रिपोर्ट में बताया गया, अमेरिकी रिपोर्ट में, डीआईए की रिपोर्ट में, कि भारत कुछ महीने ही झेल पाएगा टू फ्रंट वार। तो भारत की तैयारियां आपको लगता है कि ठीक है? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर दिस शो। मैं आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत और चीन के जो संबंध हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स संबंध हैं। हमारे साथ कॉपरेशन भी है और कंपटीशन है। ये मैं कहने के बाद यस, चीन जो है वो हमारे लिए टाइम टू टाइम जो है इरिटेंट्स के तौर के ऊपर कोई ना कोई मुद्दा हमारे सामने उठा देता है। जैसा कि आपने अपने ब्रीफ में बताया
अरुणाचल और अन्य प्रदेशों के अंदर। अब बात आ जाती है टू फ्रंट की। देखिए साहब, ये वाला जो सिद्धांत था कि क्या इंडिया जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ साइमल्टेनियसली क्या लड़ाई लड़ सकते हैं, तो तकरीबन 10 साल पहले से इसके ऊपर बातचीत होने लगी। और जहां तक मेरे सामान्य ज्ञान है कि भारत ने उस इलाके के अंदर जो चाइना की तरफ है, या सिक्किम या उस अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और अपनी सैन्य तैयारी की और एक्स्ट्रा ट्रुप्स जो है मार्क किए हैं। लेकिन जैसा कि मैडम ने भी बताया है, दो फ्रंट वॉर के लिए हम प्रिपेयर हैं। हमें किसी प्रकार की कोई हैरानगी नहीं होगी या हमारे लिए कोई शॉक एक्शन नहीं होगा कि हमें दोनों तरफ से किसी प्रकार की वॉर डेवलपमेंट हमारे सामने आती है। क्योंकि उसके लिए जो है हमने वॉर फुटिंग के ऊपर जो है चाइना से लगती हुई हमारी LAC के ऊपर हमने जो है वॉर फुटिंग के ऊपर अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। लेह लद्दाख के अंदर एक नया एयरपोर्ट जो है दिनेश शर्मा जी, जानकारों की माने तो क्वाड एक ऐसा तंत्र है जो चीन पे लगातार दबाव बनाए रखेगा, काउंटर प्रेशर क्रिएट किए रहेगा, जिससे अब चीन निजात पाना चाहता है। क्वाड यानी क्वाड्रियल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड का मुख्य उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र और खुला वातावरण सुनिश्चित करना। सीधे तौर पे चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति को, विशेषकर दक्षिण चीन सागर में उसकी आक्रामक दावों और गतिविधियों के लिए एक चुनौती है क्वाड। चीन इसे एशियाई नाटो मानता है। आप इस दलील से कितना सहमत हैं कर्नल दिनेश शर्मा जी? डॉक्टर साहब देखिए, क्वाड जो है, यस, उनका मेन मुद्दा है कि एक स्वतंत्र समुद्र होना चाहिए जिसके अंदर से कि सभी देश जो है अपना व्यापार स्मूथली कर सके। चाइना की परसेप्शन जो है कुछ और है। वो हम उसकी नीति जो है विस्तारवाद की नीति है। जैसे वो साउथ चाइना के अंदर अपने क्लेम कर रहा, और बाकी जो वहां के रिम कंट्रीज हैं, चाहे वियतनाम है, मलेशिया और बाकी कंट्रीज हैं, उनके ऊपर वो अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्वाड जो है एक प्रकार से चुनौती है चाइना के लिए, उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखने के लिए। लेकिन क्या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना की नीति है उसका जवाब है क्वाड? अंजू जी, मंजू जी? नहीं, क्वाड तो इसका जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीन की वहाँ पे रणनीति है इस वक्त, और जो वहाँ पे वो बिल्कुल अपना कहते हैं, हम कभी कोशिश कर रहे हैं रोकने का, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ ये ट्रेड वगैरह, और जो शिप्स का वहाँ से आवागमन है उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं वो किसी वक्त भी, क्योंकि वो, और जो पोर्ट्स का उन्होंने बना लिया है बेसिस श्रीलंका में, हम्बनटोटा में और वादाद में, और अलग अलग जगह जो कोशिश कर रहे हैं, ढाका में, चिटागोंग में, बांग्लादेश में, सब जगह, म्यांमार में, वो चारों तरफ कोशिश कर रहे हैं। पोर्ट्स अपने एस्टैब्लिश कर लिए उन्होंने अंदर PRI के गाप के अंदर, उसके नीचे, उसके तहत, और उन्होंने सब ये कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल भारत को कैसे घेरा जाए और कैसे। मंजू जी, एक बड़ा सवाल उठता है कि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया वाले क्वाड में अगर कभी भी ये टू फ्रंट वॉर की नौबत आई तो कौन सा देश भारत के साथ खड़ा होगा? अमेरिका होगा, जापान होगा या ऑस्ट्रेलिया? हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं रहेगा एक्चुअल वॉरफेयर में। ये सपोर्ट करेंगे, जैसे सब जगह हम देख रहे हैं, सब लड़ाइयाँ जो चल रही हैं उनमें सपोर्ट कर रहे हैं, आर्म एम्यूनिशन दे रहे हैं, लेकिन कोई भी डायरेक्ट एंट्री वॉर में नहीं करेगा चीन के साथ खासकर। तो मुझे, और भारत के साथ तो, और भारत आई थिंक चाहेगा भी नहीं, तो वो बिल्कुल बहुत एस्केलेट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है वो सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन चीन पे दबाव डाल रहे हैं जैसे इसके थ्रू, और उसको एक मैसेज दे रहे हैं कि हम साथ में खड़े हैं, ट्रेड और सिक्योरिटी और सब कुछ लेके। और हमें याद रखना चाहिए कि क्वाड जो इस वक्त डिफेंस एक वो नहीं है उसका एक ऑब्जेक्टिव। सिक्योरिटी जरूर है, मैरीटाइम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, लेकिन डिफेंस का अभी तक उसका वो नहीं है। मंजू जी, जब मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे तो बार बार ये समझ में आ रहा था, भारत कुछ भी कर ले, कितना भी शांति प्रिय देश बन जाए, सह अस्तित्व की बात करें, लेकिन चाइना की रणनीति है अपने दबदबे को कायम रखना, और उस दबदबे को तभी कायम रख सकता है वह बाहर भी और अपने देश के अंदर भी
जब वह बताए कि बाहरी शक्तियों से खतरा है। यह खतरे का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है चाइना में बार बार। उसमें अमेरिका को भी दुश्मन बताया जाता है, भारत के लिए भी एक तरह से नफरत फैलाई जा रही है, चूंकि भारत को अमेरिका का साथी बताया जाता है। इस तरीके से वह अपने हमलावर रुख को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत की तैयारियां, क्या आपको लगता है कि चाइना के लिए उपयुक्त हैं? बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। अभी हमें बहुत आगे, बहुत गैप है हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में और डिफेंस कैपेबिलिटीज में चीन के मुकाबले में। लेकिन हम बढ़ा रहे हैं, और जैसे कर्नल साहब ने कहा, अराउंड द बॉर्डर हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, अपना डिप्लॉयमेंट्स बढ़ा दिया, और हम अपनी जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। जिसमें कि हमने देखा ये लास्ट जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हुआ है, ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल हुआ है, और टेक्नोलॉजी के थ्रू, साइबर स्ट्रेंथ के थ्रू हम थोड़ी उनसे सुपीरियरिटी कायम कर सकते हैं। उसमें मंजू जी, रिपोर्ट से यह भी साबित है कि भारत केवल सैन्य तौर पे मजबूत होकर ही चीन का मुकाबला नहीं कर सकता है। सैन्य तौर पे तो हमें मजबूत होना ही होना है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी अपनी सक्रिय भागीदारी बनाकर और अमेरिका को हमेशा अपने साथ खड़ा रखने की रणनीति भी बेहद कारगर होगी। लेकिन कड़वा सत्य यही है कि चीन कभी भी भारत का स्थायी दोस्त नहीं बनेगा, लेकिन उसका शत्रु भी नहीं बनना चाहेगा खुले तौर पर। यह संबंध हमेशा सहयोग और रणनीतिक प्रतिद्वंदिता के बीच झूलते रहेंगे। ऐसे में भारत की रक्षा तैयारियां ही इस विनाश को रोक सकती हैं। आप दोनों इस खास चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।